तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको मुंबई के अंडरवर्ल्ड के शुरुआती दिनों की वो कहानी सुनाएंगे जिसने बहुत बड़ा झटका अरुण गवली गैंग को उस जमाने में दिया था, जिसको बेसिकली BRA गैंग कहा जाता था। बाबू रेशम और रमा नायक और अरुण गवली, उनमें जो सबसे सनसनीखेज मर्डर था वो बाबू रेशम का था। वो क्यों हुआ, किसने करवाया, झगड़ा किस बात पे हुआ, बाबू रेशम को क्यों निशाना बनाया गया, इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग थी जिसको मैं काफ़ी दिनों से, महीनों से ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कहीं से कोई ठोस जवाब नहीं मिल रहा था। अब कुछ पुराने क्राइम ब्रांच के पुलिस ऑफिसर सामने आए। पिछले कुछ दिनों से जो मेरा फेसबुक अकाउंट है उस पे मुंबई पुलिस के उस ज़माने के तकरीबन 12-13 रिटायर्ड क्राइम ब्रांच के ऑफिसर मेरे साथ जुड़े हैं बड़े सालों के बाद। और बड़े पुराने किस्से जो छुपे हुए थे आज तक, वो एक एक करके निकलते बाहर आ रहे हैं। ये कहानी मैंने बहुत पहले आपको सुनाई थी, लेकिन अब जो नए खुलासे हुए हैं वो आपके साथ शेयर करने बहुत ज़रूरी है। बाबू रेशम को मारना कोई आसान बात नहीं थी उस समय पे। तो उसके दो कारण थे। एक तो वो अपने एरिया में बहुत सिक्योर था। दूसरा, उस ज़माने में कोई इतना बड़ा दुश्मन उसका नहीं था जो उसको इस तरीके से मार सकता। अब इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर हैं। कैसे लोगों ने इकट्ठे होके एक सुनिश्चित चाल बनाई, एक प्रोग्राम बनाया, स्ट्रैटजी बनाई, और उसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व थे। एक एक करके आपको सब तफसील से बताएंगे। पहले ये सुनिए कि महेश ढोलकिया, जिसने बाबू रेशम को मरवाया, उसकी दुश्मनी क्या थी बाबू रेशम के साथ। वहाँ से शुरू करते हैं तो आपको पूरा ये किस्सा समझ आएगा। महेश ढोलकिया और उसके भाइयों का एक कंस्ट्रक्शन का बड़ा बिजनेस चलता था। खेतवाड़ी इलाका जो मुंबई का है, SVP रोड के ऊपर, वहाँ बिल्कुल अलंकार सिनेमा के साथ महेश ढोलकिया और इसके भाइयों का ऑफिस था कंस्ट्रक्शन कंपनी का। और वहीं पे एक नई इमारत बन रही थी जिसमें फ्लैट बेचने के लिए इन्होंने ऑफर लगाई और बहुत सारे लोगों ने एडवांस पैसा दे के वो फ्लैट्स की बुकिंग की। उनमें से एक शख्स जिसका नाम अभी तक किसी को याद नहीं आ रहा, लेकिन उसका सरनेम मेरे पुराने क्राइम ब्रांच के सोर्सेस ने बताया, वो सरनेम था इनामदार। अब ये इनामदार का एक और किस्सा भी आएगा, वो भी आपको सुनाएंगे। अगर आज ये किस्सा पूरा आता है ठीक है, नहीं तो शायद इसका दूसरा पार्ट भी हो सकता है। तो वो इनामदार के शख्स ने 2 फ्लैट के पैसे अरविंद ढोलकिया की फर्म के पास जमा करवाए। बिल्डिंग बन के तैयार हो गई, लोगों को फ्लैट दे दिए गए, लेकिन उस इनामदार नाम के शख्स को 2 फ्लैट जिनकी कीमत उस ज़माने में, शायद मैंने अपने दोस्तों से काफ़ी मशवरा किया, तकरीबन 3-3.5 करोड़ के करीब बनती होगी, वो उसको नहीं दिए गए। उसको ये भरोसा दिया गया कि अभी बिल्डिंग का सेकंड पार्ट बनने वाला है, जब वो बनेगा, B विंग बनेगा, उसमें आपको घर दे दिया जाएगा। लेकिन उसको पता था कि जो FSI इस्तेमाल होनी थी सारी हो चुकी है, अभी दूसरा विंग नहीं बन सकता। उसको अपना जो एडवांस दिया था, वो 50 लाख हो या 60 लाख हो, उसका अमाउंट सामने नहीं है, लेकिन उसको ऐसे लगा कि उसके वो लाखों डूब जाएंगे और अरविंद ढोलकिया उसके पैसे वापस नहीं करेगा। और इस इनामदार नाम के शख्स का एक दोस्त था, जय। अब जय का पूरा नाम भी नहीं समझ में आ रहा किसी को, लेकिन जितना पुराने समय के, ये 1987 की बात है, अंदाज़ा लगा लीजिए। 13 साल वो और 23 ये 36 ईयर्स पुरानी बात है।
तो इतनी पुरानी बातों में कई बार नाम ऑफिसर भी भूल जाते हैं। खैर, जय उनको याद है। जय नाम का शख्स जो है वो दगड़ी डॉन्स के करीब था। वो बाबू रेशम को भी जानता था, वो अरुण गवली को भी जानता था और रमा नायक को भी जानता था। वो अपने दोस्त इनामदार की मदद करने के लिए उसको साथ लेके दगड़ी चाल पहुंचता है, जहां पर इन तीनों के साथ एक मीटिंग करवाई जाती है। मीटिंग के बाद उस शख्स को दोबारा बुलाया जाता है कि तुम्हारे पास कागज़ पत्तर हैं, जिस तरीके से पेमेंट आपने की है उसका कुछ सबूत लेके आओ, तो हम जो महेश ढोलकिया है उसको बुला के आपकी बात करवाएंगे। थोड़े दिनों के बाद वो शख्स इनामदार जय के साथ फिर दगड़ी चाल जाता है सारे कागजात लेके, और उन एक दो लोगों को लेके जाता है जिनके सामने वो पैसा एडवांस में दिया गया था, जिसको बुकिंग अमाउंट कहते हैं। उस समय पे अकेला बाबू रेशम दगड़ी चाल में मौजूद था और रमा नायक और अरुण गवली उस मीटिंग में नहीं थे। वो पूरा देख के और वहीं से बाबू रेशम अपने तरीके से महेश ढोलकिया को मैसेज पहुंचाता है कि आप आइए, आपकी एक शिकायत हमारे पास आई है, उसको सुलझाना है। एक दिन समय फिक्स किया जाता है। उस जो फिक्स टाइम होता है वहाँ पे महेश ढोलकिया चला जाता है। उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि उसके साथ क्या होने वाला है। अब उस जाने का एक कारण भी था। हो सकता है कि वो अगर इस हालात से नहीं निकला होता तो शायद दगड़ी चाल नहीं जाता। वो हालात क्या थे वो भी आपको बता देते हैं, ताकि पूरी तस्वीर इस कहानी की आपके सामने आ सके। बाईखला एरिया जो बेसिकली बाबू रेशम का एरिया गिना जाता है। बाईखला स्टेशन के बाहर जो वीटी से रोड जो साइन की तरफ जाती है, जिसको अम्बेडकर रोड कहते हैं, बीच में मेरे कुछ और नाम भी आ जाते हैं, उस रोड पे बाईखला स्टेशन के बाहर एक बार हुआ करती थी बहुत बड़ी, जिसको पिंगारा बार कहा जाता था। PINGARA, पिंगारा बार। उसको एक शेट्टी कम्युनिटी का शख्स चलाता था। किसी बात पे उनका झगड़ा हुआ, झगड़ा इसी बात पे होता है, उससे पैसा मांगा गया होगा, उसने नहीं दिया, और ये जो BRA गैंग था, दगड़ी गैंग, दगड़ी चाल गैंग, ये उसका मर्डर करवा देते हैं। और उसमें बाबू रेशम के लड़के लोगों ने ये काम किया होता है, तो उसका नाम मर गया होता है। एक दहशत का माहौल बाबू रेशम के नाम के नीचे उस इलाके में ऑलरेडी चल रहा था। तो शायद महेश ढोलकिया इस बात से थोड़ा घबरा हुआ था कि ये लोग अगर शेट्टी कम्युनिटी के एक बड़े बार मालिक को मार सकते हैं तो मेरा भी नुकसान कर सकते हैं। शायद इस बात से डर के महेश ढोलकिया ने दगड़ी चाल जाने का फैसला किया। अब देखिए, यहाँ से कहानी दिलचस्प होती। दगड़ी चाल वो किला जो नया नया इन तीनों का गढ़ बना था, ऊंची दीवारें, सैकड़ों लोग अंदर की आवाज़ बाहर नहीं जाती, बाहर की आवाज़ अंदर नहीं आती। बहुत से लोगों की मार पिटाई हो चुकी थी। तो दगड़ी चाल से लोग इतना डरते थे जितना शायद पुलिस की कस्टडी में जाने से नहीं डरते होंगे। वो माहौल में महेश ढोलकिया अकेला जाता है दगड़ी चाल में, और वहाँ पे उसका सामना करवाया जाता है उस इनामदार नाम के शख्स के साथ। इनामदार अपना पूरा किस्सा सुनाता है तो महेश ढोलकिया मान जाता है कि मैंने इससे पैसे लिए हैं, और लेकिन मैं इसको पैसे वापस नहीं कर सकता क्योंकि मेरा पूरा पैसा मेरी उस इमारत में लग गया। मैं इसको कुछ समय के बाद अपने दूसरे प्रोजेक्ट में इसको फ्लैट दे दूँगा। उसको लेके कुछ बाबू रेशम की और महेश ढोलकिया की तूतू मैमे शुरू होती है। उस तूतू मैमे में जो बाबू रेशम है वो गुस्से में आके, तैश में आके एक जोर का थप्पड़ महेश ढोलकिया को जड़ देता है।
अब महेश ढोलकिया को ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि इस किस्म का वतीरा व्यवहार उसके साथ किया जाएगा। उसने हिम्मत करके बाबू रेशम को ये बोला कि ये थप्पड़ मार के आपने अच्छा नहीं किया। तो बाबू रेशम ने और गुस्से में आके 3-4 थप्पड़ महेश ढोलकिया को और जड़ दिए और उसको वहाँ से बुरी तरह बेइज्जती करके एक कुछ समय देके कि अगर 15 दिन के अंदर अंदर पैसे इस आदमी के नहीं मिले तो तेरा क्या होगा तू देख लेना, इस किस्म की धमकी दे के उसको बेइज्जत करके धक्के दे के दगड़ी चाल के गेट के बाहर निकाल दिया गया। अब महेश ढोलकिया के लिए ये बात हजम नहीं हो रही थी कि मैं इतना बड़ा आदमी, इतना मेरा असर सूख, इतने लोग मुझे जानते हैं, उसके बावजूद इस आदमी ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। और वो थप्पड़ जो 3-4 बाबू रेशम ने महेश ढोलकिया को लगाए वो उससे बहुत भारी पड़े। उससे भी भारी एक और थप्पड़ था जिसका जिक्र यहाँ करना बहुत ज़रूरी है। बाबू रेशम के इलाके में ना बाइखला इलाके में एक और शख्स रहता था जिसका नाम था गोपी बंजारी। गोपी बंजारी जो था वो अपने इलाके का कोई बड़ा बदमाश तो नहीं था लेकिन अपनी कम्युनिटी का लीडर जरूर था। उसका एक भांजा था, उसका नाम था विजय कंजारी, बंजारी नहीं कंजारी सरनेम था, सॉरी मैंने वो गलती से कह दिया आपको। तो विजय कंजारी गोपी कंजारी का भांजा, या दूसरे शब्दों में गोपी कंजारी विजय कंजारी का मामा। अभी गोपी कंजारी महेश ढोलकिया का दोस्त था। जब गोपी को ये बात मालूम पड़ती है कि मेरे दोस्त के साथ दगड़ी चाल में ऐसा सलीका हुआ है, ऐसा व्यवहार हुआ है, उसको मिलने जाता है और उसको ये बताता है कि आपको इसका बदला लेना चाहिए, नहीं तो ये लोग और सर पे चढ़ जाएंगे और पता नहीं कितने लोगों का और नुकसान होगा। ये बात की खबर ऐसा ऐसा शेट्टी कम्युनिटी के लीडरों के पास भी पहुंचती है, जिनके एक शख्स को, जैसे मैंने आपको बताया, पिंगारा बार के मालिक को मारा था जो शेट्टी था। तो शेट्टी लोग भी महेश ढोलकिया को अप्रोच करते हैं कि तुम्हें इसका बदला लेना चाहिए, जो मदद आपको चाहिए हम आपको देंगे। अब देखिए इसमें एक बड़ा मोड़ आता है। इसी किस्म की एक जो मदद की एक जो हौसला होता है वो देने के लिए करीम लाला भी मैदान में कूद जाते हैं। उसका अपना कारण है। करीम लाला का भतीजा समद खान को मारने में इन्हीं लोगों ने दाऊद गैंग का साथ दिया था, जिनमें बाबू रेशम एक था। इन्होंने समद को मारा था। तो करीम लाला को भी अपने भतीजे के कातलों से बदला लेना था। तो अब बाबू रेशम के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खड़ा हो जाता है, जिसमें एक तरफ महेश ढोलकिया, दूसरी तरफ करीम लाला जो उस जमाने का सबसे बड़ा डॉन था, और तीसरा शेट्टी कम्युनिटी जिनके पास पैसों की कमी नहीं थी और लेकिन अपनी इज्जत इनको बहुत प्यारी थी, अपने आदमी का बदला लेना था। अब तीनों की जब ये बातें आती हैं तो फैसला करते हैं कि एक मीटिंग की जाए जिसमें ये स्ट्रैटेजी बनाई जाए कि बाबू रेशम से बदला कैसे लेना है। 3 ये लोग, चौथा इनके साथ गोपी कंजारी, ये चारों ग्रुप की मीटिंग महेश ढोलकिया के ऑफिस में एक दिन अरेंज की जाती है, अलंकार सिनेमा के पास। बड़े तरीके से सब लोगों को इकट्ठे करके वहाँ लाया जाता है और एक मिनी बस भी वहाँ पे खड़ी की जाती है कि अगर कहीं कोई इस किस्म का कोई अटैक दूसरी पार्टी से हो तो इस बस के जरिए, उसमें अपने गनमैन वनमैन सब रखे हुए थे, कि यहाँ से अगर इमरजेंसी में भागना पड़े तो इस वैन में निकल के हम अब किसी सेफ जगह पे जा सकते। अब ये मीटिंग बहुत अहम होती है, बड़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है, वह लंबा समय चलती है। अब इन सब गैंग के लोगों ने अपनी अपनी तरफ से जो मदद
महेश ढोलकिया की कर सकते थे, उसका पूरा एक जिसको हम कहते हैं उसका ब्यौरा बनाया है कि किस तरीके से ये काम किया जा सकता है। क्योंकि उस समय तक मैन पावर ये बीआरए गैंग के पास काफ़ी हो गई थी और इनके इलाके में इनके ऊपर अटैक करना काफ़ी मुश्किल भी था। तो पूरी लॉजिस्टिक्स जो थी वो उस मीटिंग में प्रिपेयर की गई, जिसमें हर आदमी ने अपना अपना योगदान देने का भरोसा दिलाया। और सबसे जो अहम काम था कि बाबू रेशम को मारने का ये काम कौन करेगा, वो गोपी ने जिम्मेदारी ली कि मेरा भांजा विजय कंजारी करेगा। विजय कंजारी क्यों करेगा उसकी बात मैं आपको बता देता हूँ। बाबू रेशम के मोहल्ले में रहने वाला किसी बात से उसकी तू मैं हो जाती है बाबू रेशम के साथ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह महेश ढोलकिया के साथ हुई थी। ये महेश ढोलकिया की घटना से कुछ महीने पहले की बात है। तो इसी तरह गुस्से में बाबू रेशम ने विजय कंजारी को भी एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया। कहते हैं कि बाबू रेशम का हाथ बहुत चलता था, उसको बहुत गुस्सा बहुत जल्दी आता था और वो हाथ उठा देता था किसी पर भी, और अंत में वही हाथ उसको बहुत महंगा पड़ा। 4-5 थप्पड़ जो महेश ढोलकिया को लगाए थे वो एक तरफ, लेकिन एक थप्पड़ जो विजय कंजारी को लगाया था, जो एक ज़माने में बाबू रेशम का खास आदमी हुआ करता था और वो शख्स जो अपने मामा के खिलाफ नहीं जा सकता था, कि मुश्किल के समय में उसको उसके मामा ने संभाला था। जब बाबू रेशम ने उसके ऊपर ये थप्पड़ का हमला किया, तो इस पे ये फैसला होता है मीटिंग के आखिर में कि बाबू रेशम को मारने के लिए हम विजय कंजारी का इस्तेमाल करेंगे। अब उसको मारने की पूरी प्लानिंग कैसे होती है, उसमें लोकल पुलिस का क्या रोल होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पुलिस ने किस तरह से महेश ढोलकिया का साथ दिया, क्यों दिया और कैसे बाबू रेशम को मारा गया, और उसके बाद विजय कंजारी को कैसे मारा गया, ये सब बातें हम आपको कल के एपिसोड में सुनाएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी, और आप इंतज़ार कीजिए कल तक। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आपने आज तक नहीं सुनी होगी, जो आपको कल सुनाने जा रहे हैं, और इंतज़ार कीजिए कल तक। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।